Good morning, students. We have discussed a Stark's law. So, whenever an object moves inside a liquid, it experiences a viscous force, a viscous drag. So, the Stark law says when a spherical body, in your syllabus, body कैसा रहना चाहिए? Spherical body. So, a spherical body moves inside a liquid having radius r, moving with a velocity v inside the liquid, the force, the viscous force of viscous drag will equal to 6 pi eta, that is the coefficient of viscosity of the liquid in which that particular sphere is moving, and the r, that is the radius of that sphere, and the v is the speed of a velocity of moving sphere. Okay, so this law can be proven by using method of dimension analysis. So the viscous force experienced by that sphere which is moving in inside a liquid, that is 6 pi eta r v. So we have discussed that. Now the next term is terminal velocity. So whenever we hear the term, free fall, we think accelerated motion. Let's say here it an object and it moving downward freely, that is the free fall. So we think that is the accelerated motion. It means increasing the velocity. Suppose the acceleration due to gravity is, let's say, 10 meter per second square. For our convenient, we take acceleration due to gravity as 10 meter per second square. In when time is 0, its speed is 0 meter per second. After 1 second, its speed will be 10 meter per second. After 2 seconds, its speed will be 20 meter per second. After 3 seconds, its speed will be 30 meter per second, and so on. Okay, it means its velocity increasing by 10 meter per second in every सेकेंड. इस क्या हो रहा है, हर सेकंड में इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे रखा है, माना है. ओके, सो एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज रेन ड्रॉपलेट, water droplet. So for example, a raindrop comes from a very high height. Okay, so its velocity of the raindrop should be very high. क्या है, देखो जो रेन ड्रॉप है वो बहुत हाई हाइट से आ रही है, तो देखो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होते जा रहा है. देन इसका हाइट क्या होना चाहिए, सॉरी इसका स्पीड क्या होना चाहिए, रेन ड्रॉप का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी हाई. सो द फाइनल
velocity should be enough to damage when it reach the ground। मतलब कि जब सपोज करो वाटर ड्रॉप ये जब ग्राउंड पर हिट करेगा या किसी भी पर्सन पर हिट करेगा तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए जब वो हिट करे, ठीक है। उस समय फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो हर टाइम पे ये क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है, तो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि डैमेज कर सकते हैं। बट इन रियलिटी द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज नॉट सो हाई, ओके। बेसिकली इट ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म रेट। देखो रेन ड्रॉप जो यहाँ पे देखो रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है, उसको बहुत हाई स्पीड के साथ गिरना चाहिए, बट प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में रियलिटी में हमको ये नहीं दिखाई देती कि रेन ड्रॉप बहुत फास्ट मूव करते हुए आए, ठीक है। ये इतना फास्ट है कि कुछ यहाँ पर डैमेज करे, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली जो रेन ड्रॉप होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन को पार करने के बाद बेसिकली वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है। वो कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे अभी। सो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो रेन ड्रॉप है इसको हम लोग अभी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये देखो ये रेन ड्रॉप एयर से होके पास कर रही है तो फ्लूइड है। तो देखो इसको एक दूसरे एग्जांपल पे हम देखते हैं। सपोज करो एक यहाँ पे एक सपोज करो कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल है। अब सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें मूव करते हुए नीचे की ओर आ रही है। सो नाउ if a spherical mass falling down under the gravity in a liquid कॉलम, ठीक है। इनका इसका हाइट सपोज कर लो, देखो इतना छोटा सा हाइट रखेंगे तो ये इफेक्ट शो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को बहुत हाई हाइट से मूव करना होगा। तो देखो ये सपोज कर लेते हैं इन्फिनाइट कॉलम है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। इस जो हम ये कॉलम को देख रहे हैं इसका हाइट, ये इस कंटेनर का हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इन्फिनाइट ले रहे हैं, ठीक है। सो इफ अ स्फेरिकल मास, दिस मास is falling under the gravity in a liquid of infinite column, now अब ये नीचे फॉल करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड में इसका लग रहा है वेट। अब इधर ये डाउनवर्ड में ये लग रहा है वेट जो इसको नीचे की ओर गिरा रहा है, ठीक है। अब देखो लिक्विड में अगर मूव करेगा ये तो एक ड्रैग लगेगा, विस्कस ड्रैग लगेगा, दैट इज द विस्कस फोर्स। ये कैसा देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्री फॉल कर रहा है सपोज करो, तो इस डायरेक्शन में एक हमको लगेगा विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। अब ध्यान दो हम ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या कि अगर यहाँ पे लिक्विड है, ये देखो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो देखो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है। बॉटम में क्या होता है, देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू rho gh, okay. Rho is for density of the liquid, h is height of the column and g is the gravity, ठीक है। अब देखो
जी इससे हमको पता है कि यहाँ पे सपोज करो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे भी सपोज प्रेशर, यहाँ पे, तो ऑल डायरेक्शन से यहाँ पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे देखो हाइट कितना है कॉलम का, यहाँ तक, तो यहाँ पे सपोज करो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट में, ए और बी ले लेते हैं, पी ए, और यहाँ पे लग रहा है प्रेशर पी बी। तो देखो यहाँ पे जो हाइट ऑफ कॉलम है पी बी का वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है पी बी ये मैक्सिमम होगा या ग्रेटर होगा कंपेयर टू पी ए, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट ऑफ कॉलम कम है, यहाँ पे हाइट ऑफ कॉलम ज़्यादा है। या फिर इससे सोच सकते हो, देखो यहाँ पे इतना सा ही वाटर का वेट लगेगा और यहाँ पे देखो इतना वाटर का वेट लगेगा, इसलिए तो देखो यहाँ पे प्रेशर के कारण इधर एक फोर्स, ये देखो ये एक वेट तो अपना है, लेकिन इधर भी एक प्रेशर लग रहा है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, तो साइड वे से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है पी एक्स एंड पी वाई, तो यहाँ पे देखो पी एक्स इक्वल टू पी वाई, दोनों सेम फोर्स लगाएगा, बट पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, तो क्या होगा, देखो प्रेशर क्या है यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स भी एक लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बुयांट फोर्स या अप थ्रस्ट। तो देखो इसी तरह यहाँ पे भी बुयांट फोर्स लगेगा एक, देखो यहाँ विस्कस फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, दैट इज द बुयांट फोर्स, अप थ्रस्ट। ओके तो यहाँ पे अप थ्रस्ट लग रहा है। Let's say r is the radius of the sphere, ओके इस स्फीयर का रेडियस r हम ले लेते हैं। नेक्स्ट वन w is the weight of the sphere or solid. Next one is u is the buoyant force or upthrust. Next one is the viscous force or viscous drag. So सपोज करो एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल, क्या है, एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, देखो ये लिक्विड में मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका वेट रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स वर्क नहीं करेगा, ना ही अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, क्यों, देखो ये रिलेटिव मोशन में होता है ना, जैसे ही ये मूव करना चाहेगा तभी हमारा विस्कस फोर्स एक्ट होगा। अब देखो सपोज करो ये मूव करने लगा, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये दो फोर्स लग रही है। तो देखो यहाँ पे चलो यहाँ पे एक बनाते हैं नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वेट है ये वेट ग्रेटर है इन दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये वेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
वी जो नेट फोर्स है ये हो जाएगा वेट वी माइनस यू प्लस एफ वी। देखो है ना, यहाँ पर देखो वेट ज़्यादा है तभी ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा ये देखो, धीरे धीरे याद है ना विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स फ्रॉम स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इज 6 पाई eta r v। so it's depend upon the स्पीड ऑफ द स्फीयर, मतलब मोर स्पीड मोर विस्कस फोर्स। तो देखो ये इसका वेट इसको क्या करेगा, इसका वेट इसको एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड चेंज होते रहेगा, वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। और जितना इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उतना ही विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा। देखो अब सपोज करो ये बॉल यहाँ तक आ जाती है, ये इन्फिनाइट कॉलम है, चलो बॉल यहाँ तक आ जाती है सपोज करो, ये बॉल यहाँ तक आ जाती है। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि ये डाउनवर्ड अभी भी क्या है, ये देखो ये वेट और ये अपवर्ड जो थ्रस्ट था ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा विस्कस फोर्स। देखो अब क्या हो गया, देखो विस्कस फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, इससे क्या हो गया, इससे देखो यहाँ जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया। सपोज कर लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे अब सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ही रह गया एक्सेलरेशन। क्यों हो गया, क्योंकि जितना फास्ट मूव करोगे उतना फास्ट क्या होगा, जितना फास्ट यहाँ पर मूव करेंगे वेलोसिटी जितना इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी भी क्या होगा, विस्कस फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगा इस पर। ठीक है, जो ड्रैग है विस्कस ड्रैग वो भी क्या होगा, ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, देखो ये इन्फिनिटी कॉलम है, तो इन्फिनाइट कॉलम है, तो देखो एक टाइम इस तरह ये क्या हो रहा है, जितना फास्ट मूव कर रहा है उतना क्या हो रहा है, हमारा ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है, जो अप थ्रस्ट है या पॉइंट है, आपको पता है जितना डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, उतना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बुयंट फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, ये देखो ये फोर्सेस बढ़ रही हैं, ये फोर्स स्पीड के साथ बढ़ रही है, ये फोर्स डेप्थ के साथ बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये छोटा होते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जितना वेट लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा इन फोर्स से। ठीक है, देखो ये देखो ये इस लिक्विड कॉलम में यहाँ पे ये सॉलिड गिर रहा था, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में ये क्या कर रहा है, इधर इसका वेट ही लग रहा है, जब यहाँ पे इंटर हो गया तो ये वेट के साथ साथ यहाँ अपवर्ड में क्या लग रहा है, एक विस्कस फोर्स लग रहा है और अप थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, जो इसको क्या करेगा, इसके फोर्स को रिड्यूस करेगा। स्पीड में कोई रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि देखो अभी भी एक्सेलरेशन है, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसका वेट यहाँ पर लगेगा, बट ये फोर्स ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट मूव करने लगा, क्यों, क्योंकि वेट के कारण एक्सेलरेट हो रहा है। बट एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, ये दोनों ये वेट और ये अपवर्ड ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वेट जो इसका वेट है ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको लेके जा रही है, और ये अप थ्रस्ट और ये विस्कस ड्रैग दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट अभी भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव करने लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया हमारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी,
एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने लगेगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो रेन ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो भी एक स्फीयर जैसा ही होता है। ठीक है, अब देखो वो क्या होता है, इसके में भी क्या होता है, एयर, यहाँ पे एयर है और ये हाइट बहुत ज़्यादा है तो इन्फिनाइट कॉलम सपोज कर सकते हो। और रेन ड्रॉप जब नीचे की ओर गिरती है तो क्या होगा, यहाँ पे इसका वेट, और इधर जैसे ही यहाँ पे ये मूव करने लगेगी तो इस पर लगेगा एक विस्कस ड्रैग और अपवर्ड थ्रस्ट या अप थ्रस्ट। और धीरे धीरे करते बाद एक टाइम यहाँ पे आएगा जब ये नेट फोर्स, ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या है नीचे, इधर भी क्या होगा एक्सेलरेशन नीचे की ओर। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, देखो ये और ये इक्वल हो जाएंगी तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। तब क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, और वो उस कांस्टेंट रेट से गिरने लगेगी। सपोज करो यहाँ पे था 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो अब क्या हो, एक्सेलरेशन कम हो रहा है क्योंकि जितना फास्ट नीचे मूव कर रहा है उतना हमको ऊपर की ओर ड्रैग लग रहा है। तो क्या होगा, सपोज करो एफ मीटर पर सेकेंड, फिर क्या हुआ, फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 27 मीटर पर सेकेंड, फिर आ जाएगा सपोज कर लो यहाँ 28 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सपोज कर लो इस जगह पे एक्सेलरेशन हो जाता है ज़ीरो। अब क्या होगा, ये जो रेन ड्रॉप है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही, इस कांस्टेंट रेट से ही नीचे गिरने लगेगी। ठीक है, अब देखो इसी वेलोसिटी को, इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी while moving in a fluid. So the terminal velocity is the uniform velocity of the body while moving in a fluid. So क्या होता है, इसीलिए देखो जब नेट फोर्स क्या होगा, हमारा जो अपवर्ड थ्रस्ट हो गया, अप थ्रस्ट हो गया, और हमारा जो विस्कस फोर्स हो गया वो इक्वल हो जाएगा इस रेन ड्रॉप के वेट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी से रेन ड्रॉप मूव करती है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और उस वेलोसिटी को, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या था, हमारा नेट फोर्स डाउनवर्ड था, तो हमने अब निकाला था क्या, डब्ल्यू एफ नेट इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। यही था ना, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, और ये रहा हमारा विस्कस फोर्स, हमारा हो गया अप थ्रस्ट। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों, ये वेट और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, उस समय नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उस समय नेट फोर्स हमारा हो जाएगा ज़ीरो, और वेट इक्वल हो जाएगा किसके, वेट इक्वल हो जाएगा इन फोर्सेस के सम पे, दैट इज द u प्लस चलो अब देखो फ्रॉम फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी नो दैट, ये देखो ये अगर इस तरह का हमने एक कॉलम रखा है
और इसमें लिक्विड इस तरफ फिल कर दिया है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड हमने इस तरह रख दिया। अब क्या होता है, अगर सपोज करो यहाँ पे इतना लिक्विड रखा है और यहाँ पे हमने एक होल कर दिया, क्रिएट कर दिया, और यहाँ से हमने और एक पाइप लगा दिया और यहाँ पे एक और कंटेनर रख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैटर को आप यहाँ पे रखोगे तो मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया तो इतना स्पेस यहाँ पे राइज अप होगा, और देखो यहाँ पे राइज कैसे होगा, यहाँ से ये नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ध्यान दो, अभी सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट का वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने मेज़र किया था एयर में, इसका ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन। और देखो ऐसे हमने इसको वेटिंग मीटर्स के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो ये 60 हमको यहाँ पे देखो ये रहा हमारा नीडल, ये बता रहा है 60 न्यूटन। अब देखो जब इसमें हमने लिक्विड में इन्वर्स किया और यहाँ पे हमने फिर वेटिंग मशीन या मेटिंग स्केल पे लगा दिया यहाँ इस तरह का, तो ये हमको दे रहा है 50 न्यूटन। अभी बता रहा है ये 50 न्यूटन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 10 न्यूटन हमारा क्या होगा, 10 न्यूटन हमारा अपवर्ड फोर्स होगा, ऑफ थ्रस्ट होगा या बुयांट फोर्स होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि देखो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट को रखने के कारण यहाँ से जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई, उसको आप मेज़र करोगे ना, तो देखो इस लिक्विड को भी आप इसका वेट मेज़र करोगे तो ये रहेगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जितना लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट को इनमर्स लिक्विड में इनमर्स करने के कारण जितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो गया उसका वेट इक्वल होगा बुयांट फोर्स के, ठीक है। ये 9 में हमने पढ़ा था, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, हमने इसको एक रिवाइज कर लिया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, हमको यहाँ से पता चला कि अप थ्रस्ट जो भी इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो इक्वल होगा यहाँ पे लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में लगने वाला अप थ्रस्ट कितना होगा या बुयांट फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा उसके कारण कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसके वेट पे, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट किया जाए। अब देखो यहाँ पे सपोज करते हैं, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो फ्री फॉल कर रहा है उसका डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं सिग्मा, और जो लिक्विड में ये हमारा लिक्विड कॉलम यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है उसको हम लोग चलो ले लेते हैं रो। सो सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड उस स्फीयर का, और सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलो वेट कितना है, वेट होता है मास, तो उस स्फीयर का मास लेट्स से m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द g। नाउ उसके कारण यहाँ पे देखो उस के कारण जो हमारा वन सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट किसका है, वेट ऑफ स्फीयर इक्वल टू देखो अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट क्या लगेगा, अभी हमने पढ़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट या बॉल या स्फीयर इस लिक्विड कॉलम पे इंटर करेगा तो उतना ही अमाउंट का उतना ही वॉल्यूम का क्या होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द स्फीयर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर प्लस जो विस्कस ड्रैग लग रहा है हमारा या विस्कस फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब क्या है, जब हमारा यहाँ पे देखो, जब हमारा बॉल या स्फीयर क्या हो जाएगा, इसमें लगने वाला अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स और इक्वल टू वेट। ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द स्फीयर, ये जो वेट ऑफ द स्फीयर विल इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द स्फीयर, जो कि होता है हमारा बुआइंट फोर्स। फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने जाना कि बुआइंट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लस विस्कस ड्रैग। वेट ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा,